आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया कोल्हापुर का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, कई मंसूबों का लिया जायजा। संजय राउत ने राहुल गांधी की हिमायत की, कहा राहुल गांधी ने पूछा है जनता के मन का सवाल। अबू आसिम आजमी की क़यादत में मुसलमानों के एक वफ्द ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और ईद उल अजहा के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी करने की दरख्वास्त। पुणे के फारूक इनामदार ने आमों के लिए अपने शौक को दिलाई आलमी पहचान। 20 एकड़ रकबे पर उगाए आम के 120 दरख्त, जिनमें 90 आम बैनुल-अक़वामी अक़साम के हैं। और खबर तफसील से वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गार्जियन वज़ीर प्रकाश अम्बेडकर के साथ चलकर निजी लोकसभा हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। संजय राउत ने राहुल गांधी की हिमायत करते हुए उनके सवालात को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जनता के मन का सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है, वो सवाल में गलत क्या है? हर देशवासियों के मन में ये सवाल है। बीजेपी के ट्रोलर्स के मन में नहीं, शायद नहीं हो सकता है सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सवाल अगर राहुल ने पूछा है तो देश के 140 करोड़ जनता नहीं तो पूरा विश्व ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रंप से हमको क्या फायदा हुआ? ट्रंप ने तो हमारा नुकसान ही किया है। हमारा जो युद्ध चल रहा था, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध चल रहा था, कोई जमीन हड़पाने का काम नहीं चल रहा था ना, इजराइल जैसा। हम तो हमारा जो देश का सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा है, टेररिज्म खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ हमने हमला शुरू किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवाया, तो ट्रंप ने हमारा नुकसान ही किया है। तो ट्रंप से क्या फायदा हो गया? राहुल जी ने अगर ये सवाल पूछा है तो मुझे लगता है ये सवाल जनता के मन की बात है। तीसरी बात जो कहा है, ये सच है कि हमारा खून खौलता है, हमारे रगों में खून है और देशभक्ति का खून है। भारत। आज समाजवादी पार्टी के रियासती सदर एमएलए अबू आसिम आजमी की क़यादत में मस्जिद के ट्रस्टियों, मुस्लिम कम्युनिटी के सीनियर नुमाइंदों और पार्टी के ओहदेदारों के वफ्द ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अबू आसिम आजमी ने कहा कि मसाजिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक किया जाता है, लेकिन कुछ नफरत फैलाने वाले जानबूझकर पुलिस और इंतजामिया पर दबाव डालकर मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने इस मामले पर मुनासिब रहनुमा खतूत जारी करने की दरख्वास्त की। मुलाकात में वफ्द ने ईद उल अजहा और कुर्बानी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। आज हमारी मुलाकात आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से हुई और बड़ी बेचैनी है लोगों के अंदर कि पुलिस जाकर के खुद पब्लिक के बीच में मस्जिदों में जाकर के माइक उतरवा रही है और एक लंबा फाइन भी मार रही है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से, सर आप मुझे बताइए कि ये जो है, ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट से जो आया है माइक के बारे में, कि क्या डिसिबल रहना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कब बजना चाहिए, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्टेट में कुछ ज़्यादा ही हंगामा है, पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। आप से मेरी गुजारिश है कि आपने पहले बहुत सारी मस्जिदों के लिए, जब मैंने आपसे बोला, आपने मदद भी किया है। मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर ये कानून है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा सबके लिए कानून है तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर ज़्यादा तकलीफें आती हैं, हमारी बातें लोग सुनते नहीं हैं, हम कमज़ोर साबित किए। मुल्क भर में 7 जून को बकरीद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा।
इस पुरमसरत मौके पर कुर्बानी की रिवायत के तहत हर साल लाखों बकरे मुंबई लाए जाते हैं। इस साल भी तकरीबन 1,60,000 से 1,75,000 बकरे कुर्बानी के लिए मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। ये बकरे बुनियादी तौर पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी रियासतों से मुंबई ला जाते हैं। इस भारी ट्रैफिक और इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए बीएमसी ने वसी इंतजामात किए हैं। जैसे कि हर साल की तरह सर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो भी बकरे आते हैं उनके लिए जो भी इंतजामात करने होते हैं, जैसे कि उनके लिए पानी का इंतज़ाम हो, लाइट का इंतज़ाम हो, उनके निवारे का इंतज़ाम हो, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, ये सब इंतजामात हमने इस बार भी हर साल की तरह कर रखे हैं। 2 सालों से अगर देखिए हमने तो उसका जो एवरेज होता था तकरीबन 1,65,000 से 1,75,000 तक होता था हमारा। इस बार भी वही उम्मीद है। औरंगाबाद में 25 मई को तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आ रहा है। ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत मुनक़्क़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान की शिरकत मुतवक्क़े है। आम ख़ास मैदान में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में लाखों की तादाद में मर्द व ख़वातीन की शिरकत मुतवक्क़े है। कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ जंगी पैमाने पर जारी हैं। मुनसिफ़ के नुमाइंदे अज़हरुद्दीन ने इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारों से बातचीत की। औरंगाबाद के तारीख़ी आम ख़ास मैदान में 25 मई को तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस आम ख़ास मैदान में शाम में 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेंगी। इसकी तैयारियां कैसी चल रही है और क्या इंतज़ामात है, उसके ज़िम्मेदारान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी नासिर साहब, ये बताइए आप यहाँ पे क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के उन्वान से पूरे मुल्क भर में जो ये पूरी तहरीक चल रही है, तो औरंगाबाद तारीख़ी पूरे मुल्क में एक तारीख़ी मुकाम है। उस उन्वान से जो है यहाँ पर हमारे जो उलमाए कराम, हमारे जो औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान हैं, उसने बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर जो है इसकी पूरी प्लानिंग की है। हम जानते हैं कि वहाँ पे जो हमारा जो स्टेज का वो हिस्सा रहेगा, इसमें ख़ास तौर पर हमारी जो ख़वातीन बहनें हैं वो हमारा एक बहुत अहम हिस्सा जो है। इससे पहले भी जितने तारीख़ी चीज़ें हुई है उसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो उनके लिए माकूल इंतज़ाम किया गया है कि हमारी बारिश भी अगर आती है तो उनको हमने इसमें ऐलान किया है कि वो अपने इंतज़ामात के साथ में ये आए और जो भी सूरत हाल हो उसमें जो है वो इसमें वो शरीक होंगे। पार्किंग का इंतज़ाम जो है बाजू के ग्राउंड में किया है। 3 अलग अलग ग्राउंड के ऊपर अभी और 3 जगह पर जो है बात चल रही है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आएंगे उनके लिए उनके जो इंस्ट्रक्शंस है कि वो संस्कृत मंडल के ऊपर और शाही मस्जिद का जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पर रोड के ऊपर उनके लिए कार की पार्किंग का इंतज़ाम उसमें किया गया है। इसके अलावा ये यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है और कितने लोगों के आने की उम्मीद है? इंशाल्लाह देखिए 10,000 चेयर्स तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। उम्मीद ये है कि ग्राउंड अल्लाह ताला से ही उम्मीद है कि ग्राउंड तो इंशाल्लाह यहाँ पे ये भर जाएगा। इसके भरने के बाद में भी इसके जो आउटस्कर्ट में क्या मतलब इंतजामात हो सकते हैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर्स जो है वो तैयार रहेंगे। 3 बड़ी बड़ी टीम इसके लिए काम कर रही है। वो अल्तमश ग्रुप वगैरह जो उस हवाले से तबलीग जमात माशाल्लाह से वो पार्किंग की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। उनके पूरे तैयार वॉलंटियर्स अलग अलग जो उनके हल्के हैं वहाँ से जो उनके वॉलंटियर्स आ रहे हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत उसमें उनको ना हो, इसका पूरा ख्याल जो है यहाँ पे किया गया। वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे, नंबर्स तो हम लोग जो मतलब अलग अलग ग्रुप्स को जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ ग्राउंड के अंदर जो है तकरीबन 200 वॉलंटियर्स जो बदनज़मी ना हो, इसके बदनज़मी अगर होती है उसकी सूरत में कुछ हेल्पलाइन नंबर जिसमें दिए गए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। फिर साथ ही पुलिस इंतजामिया भी जो है इसके अंदर मतलब सपोर्ट करने वाली है। रोड के ऊपर भी कोई मैस ना हो, मतलब ट्रैफिक हम चाहते हैं कि हम इस वजह से कोई ट्रैफिक में भी डिस्टर्बेंस हो, उसके ख्याल के लिए जो है वो रोड पर जो है 20 वॉलंटियर्स खासतौर पर सिर्फ ग्राउंड के जो साइड है हमारा वहाँ पर वो मतलब मुखिम रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे अलग अलग पार्किंग के जिम्मेदार हैं, हमें 20-20 वॉलंटियर्स का हमने एक ग्रुप बनाया है ताकि वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे सके। बीच में जो पब्लिक यहाँ पे रहेंगी, पब्लिक के दरमियान में भी हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे ताकि अगर नारे जो लगाने की बात है कि हमने यहाँ पे ऐलान किया है कि यहाँ पे ग्राउंड से पब्लिकली कोई नारा नहीं लगेगा, जो भी नारा लगेगा वो स्टेज से लगेगा। झंडे को हमने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई झंडा यहाँ पे कोई भी झंडा ग्राउंड पर नहीं आएगा, उसका भी हमने खास एहतमाम किया है। अगर कोई झंडा लेकर आता है तो उसको भी हम वो करेंगे कि भाई यहाँ पर अभी झंडा नहीं लेकर आना है।
यानी तमाम सियासी पार्टियाँ और दिगर मज़ाहब के लोगों की भी शिरकत मुतवक्के है और दिगर अजला से भी लोग आने की तवक्को की जा रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम कैसे रहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का तो इंतज़ाम जो जितने ज़िम्मेदारान हैं इलाके के, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो हर तालुके में पैठन हो, सिल्लोड हो, कन्नड़ हो, गंगापुर, वैजापुर, रात में जो हमारी निशिस्त हुई है उसमें आज हमारे जो लोग हम यहाँ खड़े हैं, हमारे जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं वो अलग अलग तालुके में वहाँ पे पहुँच गए और उनके इंतजाम की वो सबील वहाँ पे बना रहे हैं कि अपने वो ग्रुप की शक्ल में वहाँ पे आएंगे। हम यहाँ पे आवाम से अपील कर रहे हैं कि अपने मोहल्ले से जब हम निकले तो हम ग्रुप की शक्ल में हम निकले, अकेले अकेले अपने खुद यहाँ पे लेकर ने आ जाए, अपने मोहल्ले में लोगों को खटका मारे, वहाँ पे आवाज़ दे, लोगों को फ़ोन कॉल करे और सब मिलकर साथ में आए। तो ये इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कौन सी अहम शख्सियात की आमद मुतवक्के है इसमें? मुकर्रिरीन में? जी, इसमें बहुत सारे मुकर्रिरीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फाइनलाइज हुए। इसमें मलिक मोहतसिम खान साहब वो इसमें आ रहे हैं, उस्मानी साहब जो है वो आ रहे हैं, एडवोकेट शाहिद साहब जो है वो खुद इसके अंदर जो है वो शरीक हो रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हमारे मुकामी यहाँ पे जो 3 रुकन हैं वो इसके अंदर इंशाल्लाह यहाँ पे शरीक करेंगे। इसके अलावा जो सियासी औरंगाबाद के जितने सियासी लोग हैं जो अमन पसंद हैं, जो इसके खिलाफ में है, वो सभी सियासी लोग जो है एक बहुत लंबी फहरिस्त है, पोस्टर वगैरह हमने शाये किया है, तो वो सभी लोग इंशाल्लाह। और इसकी ख़ास बात ये है कि जैसा आपने अर्ज़ किया कि सियासी, दीनी सभी जमातें जो है या ऑर्गेनाइजेशन, जो NGOs है, जो ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, वो सब में न सिर्फ वो शरीक हो रहे हैं बल्कि वो इसके अंदर अपना किरदार भी निभा रहे हैं। वॉलंटियरिंग के लिए जो है वो अपना जो है काम कर रहे हैं इसके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये हर एतबार से तारीख़ी साबित होंगी। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बड़ी शख्सियात की आमद मुतवक्के है और औरंगाबाद से जो पैगाम उठेगा वो मुल्क भर में गूंजेगा। अज़हरुद्दीन, मुंसिफ TV, औरंगाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्कगीर सतह पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर नांदेड़ में 24 मई 2025 को बाद नमाज मगरिब मदीनतुल उलूम हाई स्कूल ग्राउंड में एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी जलसे आम का इनक़ाद किया जा रहा है। ये इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरकर्दा रहनुमाओं की मौजूदगी में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी, तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास समेत मुल्क के मुमताज़ उलमा, दानिशवरान और समाजी रहनुमा खिताब करेंगे। इजलास को कामयाब बनाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी नांदेड़ की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियाँ जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ईडी को फटकार लगाई, जिस पर रद्दमल देते हुए संजय राउत ने कहा कि मैं भी ईडी का शिकार हो चुका हूँ। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। ईडी बीजेपी, PM मोदी और अमित शाह का हथियार है। ईडी की ऐसी मैं एक विक्टिम हूँ, मैं उससे गया हूँ। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं कि ईडी की ऐसी पॉलिटिक्स, ईडी तो बीजेपी का हथियार है, मोदी जी का हथियार, अमित शाह का हथियार है। वो हथियार है, जब तक ईडी है तब तक मोदी, शाह है और बीजेपी है, बाकी। और एनसीपी के रियासती सदर सुनील तटकरे ने रायगढ़ किले का दौरा किया और छत्रपति शिवाजी महाराज शिव की समाधि पर हाजिरी दी। उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और उनके नक्श कदम पर चलने का अहद किया। उन्होंने कहा कि हमारा अहद है कि हम सभी समाज को साथ लेकर चलेंगे। देशाचे मानबिंदू असलेल्या हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवरायांच्या राजसमारे सदरेवरील पुतळ्याच्या समोर नतमस्तक होत असताना आम्हा तमाम शिवभक्तांना अंतःकरणापासूनच्या शिवप्रेमीच्या आठवणी मनामध्ये येत आहेत। यवनाचे महाराष्ट्र रियासती काबीना के वजीर छगन भुजबल ने श्री साईं बाबा की समाधि का दर्शन किया। दर्शन के बाद डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भीमराज दराड़े ने साईं बाबा संस्थान की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर मंदिर के सरबराह विष्णु थोराट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दीपक लोखंडे वगैरह मौजूद थे। मुल्क के तिजारती दारुलहुकूमत मुंबई में मौसम ने करवट बदली है। मुंबई में बीती रात से हल्की बारिश और धुंध छाई हुई है। आज सुबह भी हल्की बारिश हुई, कई मकामात पर धुंध छाई रही। IMD के मुताबिक आज बारिश हो सकती है। हल्की बारिश और मौसम की तब्दीली की वजह से लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। UP ATS ने मोहम्मद हारून को दिल्ली के
सीलमपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एटीएस की तहक़ीक़ात में मोहम्मद हारून पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुलाजिम मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के साथ राब्ते में रहने का इल्ज़ाम है। अब ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि हारून सिर्फ अपनी अहलिया से मिलने पाकिस्तान गया था और उसका किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। घर वालों की हालत आप भी देख लें, वो किस तरह हुकूमत से फरियाद कर रहे हैं। और बेकसूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शादी कर ली थी तो वो शादी के सिलसिले में उसके पास जाते थे, बाकी कुछ नहीं है। वीजा बाकायदा वीजा लगवाने जाते थे, वीजा मिला है उनको, वहाँ से भी बाकायदा उनकी इंक्वायरी से ही आते थे। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया, ना हमें उनसे ऐसा लगा कि वो गलत है। घर पे ही रहते थे मेरे साथ, सब कुछ सही था, शादी के बाद भी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में हरियाणा ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। यूट्यूबर ज्योति को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके रिमांड में तौसी कर दी गई। अब इस पूरे मामले पर ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के वालिद का रद्दअमल भी सामने आया। उन्होंने हुकूमती वकील का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि उनके पास निजी वकील की खिदमत हासिल करने पैसे नहीं हैं। पाँच दिन की रिमांड पे लिया था, फिर दोबारा लेने की जरूरत क्या थी? 5 दिन में कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? आज बरी कर देना चाहिए था, नहीं हाँ जेल में कर देना चाहिए था। कुछ भी नहीं आया, ये 4 दिन का और क्यों लिया? पहले कुछ नहीं आया था, अब फायदा क्या था? कुछ नहीं मिला। मगरबी बंगाल का 5 रुकनी वफ्द इस वक्त रजौरी के दौरे पर है। ये वफ्द सरहदी इलाकों पुंछ और रजौरी का दौरा कर रहा है, जहां पर पाकिस्तान की जानिब से की गई फायरिंग में हुए जानी माली नुकसान का जायज़ा ले रहा है। 5 रुकनी वफ्द में 4 MPs और 1 रियासती वजीर शामिल हैं। ये वफ्द आज मुतासरीन के घर पहुंचकर पाकिस्तान की जानिब से की गई शलबारी में ज़ख्मी अफराद से मुलाकात की। शलबारी से घरों को हुए नुकसान का भी जायज़ा लिया। इसके साथ ही रजौरी हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज मरीजों से भी बातचीत की। पुंछ के रुकन असम्बली एजाज अहमद जान ने मगरबी बंगाल की टीम का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही मौसम गर्मा शुरू होता है, मुल्क भर में आम से मोहब्बत करने वाले बाज़ारों का रुख करते हैं। दरियासना पुणे में किसान फारूक इनामदार ने आमों के लिए अपने शौक़ को आलमी सतह पर पहचान दिलाई है। फारूक ने नायाब और गैर मुल्की अक़साम के आम की काश्त की है, जिसमें जापान का आलमी शोहरत याफ्ता मियाज़ाकी आम भी शामिल है। उन्होंने सिर्फ 20 एकड़ रकबे पर आम के 120 दरख्त कामयाबी से उगाए और इनमें से 90 बैनुल-अक़वामी अक़साम हैं, जबकि 30 का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। उनके कीमती मजमूओं में मियाज़ाकी आम भी शामिल है, जो अपनी ज़्यादा कीमत के लिए मशहूर है। जापान में इसकी कीमत 2.7 लाख रुपए फ़ी किलो है। हमारा वडिलोपार्जितेचे पिढ्यानपिढी खेती का बिजनेस है। हमारे दादा भी खेती करते थे, हमारे अब्बा भी खेती करते थे और मैं भी खेती करता हूँ। ये खेती करते समय मैं 2007 में 2019 में हज के लिए गया था। वहाँ पूरे वर्ल्ड के आम आए थे, तो तभी मैं देखा अलग अलग टाइप के वर्ल्ड के आए हुए आम, उनके नाम लिख कर लाया मैंने और वो हिसाब से यूट्यूब पे सर्च करके प्लांट मंगाया। ये प्लांट अवेलेबल किया और ये मेरे 20 घंटे जगह में अभी ट्रायल बेस पे लगाया हूँ। तो आप देखते रहेंगे यहाँ 120 वैरायटी है, उसमें से 30 वैरायटी इंडियन है और 90 वैरायटी फॉरेन के है। उसमें जापान, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ताइवान, फिलीपाइन, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे अलग अलग देशों के जिधर जिधर आम होते वहां से मैंने प्लांट मंगाया और यहाँ प्लांटेशन किया और 2.5 साल में ये प्लांट सक्सेस हुए। 120 झाड़ों में मेरे 3 मॉर्टेलिटी हो गई, बाकी सब सक्सेस हो गए। और आज आप देख रहे हो कि सभी झाड़ फल से रेडी है और फल पकने में है अभी। ऐसे तरीके से हमने ये डेवलप किया और अभी ये सक्सेस हुआ। इसके हमने प्लांट भी तैयार किए हैं। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।